हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स मैडनेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा, ये वन शॉट वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या फिर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है तो ये आप दोनों के लिए है। आप इस वीडियो से रिवाइज भी कर सकते हो और एकदम बेसिक से लर्न भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज एपी, कि एपी क्या है। तो देखो सिंपल समझें तो अगर मैं आपको कोई नंबर्स की लिस्ट दूं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, तो ये एक एपी है। लेकिन अभी हमें पता कैसे चला कि ये एक एपी है? तो देखो एपी का मतलब ही ये होता है कि ऐसी नंबर्स की लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिसमें हम हर एक नंबर को कैलकुलेट कर सकें उससे पिछले नंबर में कुछ ऐड करके। जैसे कि देखो अगर हमें ये लिस्ट पता होती 4 तक, यानी कि 2 और 4, और हमें पता करना होता है इसका नेक्स्ट नंबर, तो हम क्या करते? ये नंबर हमें पता करना है तो हम इसके प्रीवियस नंबर में क्या ऐड कर देते? 2 ऐड कर देते, तो हमें ये नंबर 6 मिल जाता। तो हम क्या कहेंगे? ये सीरीज एक एपी है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम हर एक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग सम नंबर इन दी प्रीवियस टर्म। डन। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक बच्चा है अमन, उसको एक जॉब मिली जहां पे उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी ₹10,000। डन। और जो उसका एनुअल इंक्रीमेंट था वो था ₹500, यानी कि हर साल उसके कितने पैसे बढ़ेंगे? ₹500। रुपीज 500। तो देखो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी थी? ₹10,000। डन। तो जब सेकेंड ईयर आएगा तो उसकी सैलरी कितनी हो गई? ₹500 बढ़ गई, यानी कि ₹10,500। डन। फिर थर्ड ईयर में उसकी कितनी हो जाएगी? ₹11,000। और फिर फोर्थ ईयर में ₹11,500 और फिफ्थ ईयर में ₹12,000। डन। तो हम क्या कहेंगे? ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एक एपी का एग्जाम्पल है। इसमें भी हर एक टर्म को हम कैलकुलेट कर सकते हैं उससे प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करके, या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करके भी एपी बन सकता है। तो इसे अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो यहां तक आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि एपी क्या है। अब कुछ एपी से रिलेटेड टर्म्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टर्म, अब क्वेश्चन में आपको कई बार लिखा दिखेगा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है? जिस टर्म से एपी स्टार्ट हो रहा है उसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में एपी कौन सी टर्म से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है? 2, और इसे हम डिनोट करते हैं लेटर ए से। तो यहां पे फर्स्ट टर्म पहले एग्जांपल में कितनी हो गई? 2। और एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, स्टार्टिंग किससे हो रही है? 10,000 से। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 10,000। डन। एकदम इजी था। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस। ये भी टर्म आपको क्वेश्चंस में बहुत बार दिखेगी। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो देखो ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक साथ आने वाली, तो जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस होता है यही क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। और इसे हम डिनोट करते हैं लेटर डी से। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेंगे, जैसे हमने ली 8 और 6, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 2। तो कॉमन डिफरेंस इस वाले एपी का क्या है? 2 है। और अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अगर जैसे हम ये दोनों टर्म लें, 11,000 माइनस 10,500, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 500। तो ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। तो अब कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला पॉइंट,
कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। डन, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। जैसे कि 4 - 2 क्या होगा 2, 6 - 4 क्या होगा 2, 8 - 6 क्या होगा 2, 10 - 8 2। तो कॉमन डिफरेंस देखो हर किसी में कितना रहा 2 2 2 2। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ऐसे ही यहां पे 10,500 माइनस 10,000 कितना आया 500। तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 500। ऐसे ही इन दोनों टर्म के लिए 500, ऐसे ही इन दोनों टर्म के लिए 500। डन। दूसरी बात, जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब पॉजिटिव का एग्जांपल तो हमने देखा, कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 500, ये एक पॉजिटिव टर्म है, तो ये एग्जांपल हुआ कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव का। अब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव का क्या एग्जांपल हो सकता है, तो देखो कि अगर मैंने आपको एक एपी दिया, वो कैसा है 10 8 6 4 2 0, तो क्या हम इसे एपी में कह सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डी क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो डी आएगा 8 - 10 दैट इज -2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। तो यहां पे क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हुआ, तो इसे बोलते हैं हम डिक्रीजिंग एपी। यहां पे टर्म्स क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक डिक्रीजिंग एपी। और अगर कॉमन डिफरेंस जीरो का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस जीरो का मतलब है एपी में जो सारी टर्म्स हैं वो सेम हैं, जैसे कि 5 5 5 5 5। क्या ये एक एपी है? अब बहुत लोग कहते हैं कि ये एपी नहीं है। भाई इसमें भी तो हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि जीरो। यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो। और यहां पे मैं हर एक टर्म में अगर जीरो ऐड कर दूंगा तो उसकी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी हमें। तो ये भी क्या है, एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो है। डन। तो अभी तक हमने बात करी एपी क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। अब देखो, अब हम लिखेंगे कि एक जर्नल एपी कैसा होता है। तो देखो एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है, हम उसे डिनोट करते हैं ए से। डन। अगर मेरे को पहली टर्म पता है और मेरे को दूसरी टर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, हम पहली टर्म में जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो ऐड कर देंगे, यानी कि दूसरी टर्म हो जाएगी a प्लस डी। इतनी बात समझ आई कि हम पहली टर्म में जो भी कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी। ऐसे ही अब मेरे को तीसरी टर्म निकालनी है, तो भाई तीसरी से जो पहली टर्म है यानी कि a प्लस डी, यानी कि यही वाली टर्म है, उसमें क्या ऐड कर देंगे हम d। और अब मेरे को अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो मैं थर्ड टर्म जो है यानी कि a प्लस डी, इसमें क्या ऐड कर दूंगा d। हम यही तो करते हैं, जो पहले वाली टर्म है प्रीवियस टर्म जो है उसमें d ऐड कर देते हैं। a में d ऐड करा तो सेकंड टर्म, a प्लस डी में d ऐड करा तो थर्ड टर्म, a प्लस डी में ऐड करा d तो आ गई फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो यही है एक हमारा जर्नल एपी, कि जर्नल एपी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहलाता है एक जर्नल एपी, जिसमें ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म और ये है फोर्थ टर्म। अब इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो, इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने वाले हैं। वो क्या है वो देखो, अगर हमें फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है तो हम सिर्फ a लिखेंगे, सेकंड टर्म के लिए हम d लिखेंगे सिर्फ a के साथ, थर्ड टर्म के लिए 2d लिखेंगे, फोर्थ टर्म के लिए 3d लिखेंगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हमें जो टर्म निकालनी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उससे एक कम d के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मेरे को देखो एग्जाम्पल में मेरे को अगर 10th टर्म पता करनी है इस एपी की, तो वो क्या होगी, a
प्लस 10 माइनस 1 9d। ये बात समझ आई? क्योंकि जब हमें फोर्थ टर्म निकालनी थी तो हम यहाँ पे 3d लिख रहे थे, तो 10th टर्म निकालने के लिए क्या लिखेंगे 9d। ऐसे ही 15th टर्म निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे 14d। डन। तो इसी से फॉर्मूला आता है nth टर्म ऑफ एन एपी का। nth टर्म ऑफ एपी। ये क्या है कि अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है एपी की, ए एन, हम उसे नाम दे देते हैं nth टर्म निकालनी है हमें, तो किसके बराबर होती है ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है हमें जो भी टर्म निकालनी होती है हम डी के साथ उसमें से एक कम मल्टीप्लाई करते हैं। डन। तो अगर हमें nth टर्म निकालनी थी तो हम n माइनस 1 डी लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला, अब आप इस फॉर्मूला को ना स्टार मार्क कर लो, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो 90% चांसेस हैं कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमें ए भी निकाल सकते हैं, हम एन भी निकाल सकते हैं और डी भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, अभी हम न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, कि अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि ए क्या है, डी क्या है, nth टर्म क्या है, मतलब हमसे अगर कोई भी टर्म पूछी तो हम निकाल देंगे। अब सारी टर्म्स का सम पूछ लिया कि अगर इस टर्म को इसमें ऐड कर दें, इसमें भी ऐड कर दें और इसमें भी ऐड कर दें, सबका सम कितना होगा, तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला है। अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या है, यानी कि एपी के अंदर जितने भी टर्म हैं उनका सम चाहिए हमें, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सम इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 d। डन। अब देखो यहां पे जो d है उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अभी हमने पढ़ा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, और a क्या है, फर्स्ट टर्म, और s क्या है, सम। डन। ये फॉर्मूला एकदम क्लियर है। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या, तो देखो अंदर क्या लिखा है 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, 2a को क्या मैं a प्लस a लिख सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि a प्लस a क्या होता है 2a, a प्लस n माइनस 1 डी। तो देखो अगर आप इस चीज को ध्यान दो तो ये क्या कहलाती है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये कहलाती है nth टर्म ऑफ एपी। तो ये है a प्लस a n। डन। तो क्या मैं इसे इसमें रिप्लेस कर दूं, बिल्कुल। तो दूसरा फॉर्मूला जो है वो है s इक्वल टू n बाय 2 a प्लस a nth। डन। और ये a nth क्या है, लास्ट टर्म ऑफ ए पी। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो ये सारी अभी तक हमने क्या करा, हमने एपी में जितने भी फॉर्मूले यूज होने हैं या फिर जितने भी कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए वो सब डिस्कस कर लिए। लेकिन ये सब सफिशिएंट नहीं है, हमें क्वेश्चन भी आने चाहिए कि अगर क्वेश्चन आए तो हमें उसे कैसे लगाना है, हमें उसे सॉल्व कैसे करना है। तो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि इस चैप्टर में फुल मार्क्स गारंटीड हो जाएं। डन। अब क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनमें बॉक्सेस के अंदर जो मिसिंग टर्म है हमें वो फाइंड करनी है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, अब देखो इसमें एपी के सारे फॉर्मूले यूज होंगे, तो कैसे करें हम। सॉल्यूशन नंबर 1, पहली टर्म है 2 और फिर है एक स्पेस और फिर है 26। डन। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जो एपी में सबसे पहली टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है 2। डन। और सेकंड टर्म हमें नहीं पता,
और थर्ड टर्म हमें गिवन है 26। डन। तो देखो, क्या मैं थर्ड टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस 2d इक्वल टू 26। क्या ये बात एकदम सही है? अभी हमने पढ़ा कि हमें जो भी टर्म निकालनी होती है हम उसके फॉर्मूले में d के साथ एक नंबर कम करके लिख देते हैं। अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो हम क्या लिख देंगे, a प्लस 2d। देखो, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, तो 2d इक्वल टू 24 और d इक्वल टू 24 अपॉन 2, यानी कि d की वैल्यू कितनी आई, 12। तो हमें मिल गई d की वैल्यू, लेकिन हमें d तो निकालना नहीं है, हमें निकालनी है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होगी, a सेकंड इक्वल होगी a प्लस d, यानी कि जो भी टर्म हमें निकालनी है उसमें हम d के साथ उससे एक नंबर कम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 12, तो 12 प्लस 2 14। तो ये आ गया हमारा आंसर कि हमें बॉक्स के अंदर क्या फिल करना है, 14। डन। यहां तक बात एकदम क्लियर है, एकदम आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। सॉल्यूशन नंबर 2, इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है -4, सेकंड टर्म नहीं पता, थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ भी नहीं पता और फिफ्थ भी नहीं पता, और हमें पता है सिक्स्थ टर्म जो है 6 के बराबर। तो देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म है 6 के बराबर। अब सिक्स्थ टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 5d इक्वल टू 6, बिल्कुल लिख सकता हूं ना। तो देखो, a1 की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू कितनी है, -4, तो -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, 5d 6। अब यहां पे 4 कैसा है, माइनस का, तो राइट हैंड साइड में आके प्लस का, तो 5d प्लस 10, तो d इक्वल टू 10 अपॉन 5, तो d की वैल्यू आई 2। डन। क्या हमें d की वैल्यू निकालनी थी, नहीं, हमें तो सेकंड टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस d, यानी कि -4 प्लस 2, सेकेंड टर्म आ गई -2, तो यहां पे आएगा -2। ऐसे ही थर्ड टर्म, अब तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि सेकेंड टर्म प्लस d, तो सेकेंड टर्म कितनी है, -2 प्लस d कितना है, d है 2, तो थर्ड टर्म हो गई 0। फोर्थ टर्म कैसे होगी, a3 प्लस d, तो a3 कितना है, अभी हमने निकाला 0 प्लस d है 2, तो फोर्थ टर्म हो गई 2। अब फिफ्थ टर्म, अब फिफ्थ टर्म आप होमवर्क में सॉल्व करोगे और कमेंट्स में बताओगे कि फिफ्थ टर्म का आंसर क्या आएगा। अब पार्ट नंबर 3, अब इस पार्ट में क्या है, हमें सेकंड टर्म गिवन है 13 और फोर्थ टर्म गिवन है 3। डन। तो सेकंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस d इक्वल टू 13, और फोर्थ टर्म को a प्लस 3d इक्वल टू 3। डन। अभी हमारे पास दो इक्वेशन हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे जिससे a और d की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब हम इसे सॉल्व कैसे करें, तो हम इसमें लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो a की वैल्यू इस इक्वेशन से कितनी आएगी, 13 माइनस d। ये बात समझ आई, हमने d को राइट हैंड साइड में ले गए और ये हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो a की जगह 13 माइनस d प्लस 3d इक्वल टू 3, तो 13 प्लस 2d इक्वल टू 3, तो 2d इक्वल टू 3 माइनस 13, तो ये सोल्व करके कितना आएगा, 2d इक्वल टू 3 माइनस 13 यानी कि -10, तो d की वैल्यू आएगी -10 अपॉन 2, तो d की वैल्यू आई -5। डन। तो देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, a। अगर मैं इस इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दूं तो a आ जाएगा, तो a इक्वल टू 13 माइनस d,
और d की वैल्यू कितनी है -5, माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू आ गई 18 और थर्ड टर्म कितनी आएगी a प्लस 2d, तो a की वैल्यू है 18 प्लस 2, d की वैल्यू है -5, तो ये आएगा आंसर 8। ये आ गई A3 की वैल्यू। डन। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब बात करते हैं और क्वेश्चंस की और वेरिएशंस की, कि और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। अब ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन ना सही तो इसी की वेरिएशन का यानी कि वैल्यू चेंज होके ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। क्यों? क्योंकि ये एपी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। अब हमें तो पता नहीं कौन सी टर्म 78 होगी, तो हम लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, लेट द nth टर्म ऑफ एपी इज 78, कि जो nth टर्म होगी ना, यानी कि n नंबर पे जो टर्म आ रही होगी वो 78 के बराबर होगी, हमें नहीं पता। तो a nth टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल बात है एकदम। तो देखो nth टर्म को हमने कितना लेट करा अभी 78, तो 78 इक्वल टू ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 3 प्लस n-1 डी। अब डी कितना है, तो देखो डी हम कैसे निकालेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि 8 - 3। तो डी की वैल्यू कितनी है 5, तो हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। तो 78 - 3 इक्वल टू n-1 इंटू 5, तो ये हुआ 75 अपॉन 5 इक्वल टू n-1। तो इसे जब हम कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, तो n आएगा 15 प्लस 1, तो n की वैल्यू आई 16, यानी कि जो 16th टर्म होगी एपी की वो किसके बराबर होगी 78 के। डन। तो एकदम इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसी की वेरिएशन का एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे इसमें तो पूछा हमसे कि 78 कौन सी टर्म होगी, ऐसे ही पूछा जाता है, हमें कोई नंबर दे देंगे और पूछेंगे क्या वो इस एपी में लाई करेगा या नहीं करेगा। तो हम उसे भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एपी। क्या इस एपी के अंदर -150 कहीं आएगा या नहीं। तो ये एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, अब हमें इसमें चेक करना है -150 इस एपी में आएगा या नहीं। हमें खुद नहीं पता कि वो इस एपी में आएगा या नहीं, तो हम लेट कर लेते हैं कि शायद ये nth टर्म पे होगा। तो nth टर्म इस एपी की हमने क्या मान ली -150, कि कोई टर्म है एपी में जो -150 के बराबर है, हमने मान ली। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 डी, और ये इक्वल है -150 के। डन। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है एपी की 11, तो 11 प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी होगी 8 - 11 -3। अब देख रहे हो यहां पे डी की वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव की। तो इससे आपको एकदम क्लिक करना चाहिए कि ये एपी कैसा एपी है, ये एक डिक्रीजिंग एपी है। तो यहां पे आया -3 इक्वल टू -150, तो n-1 -3 इक्वल टू -150 -11, तो n-1 -161 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1, तो यहां से n की वैल्यू आए 164 अपॉन 3। यहां पे हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो अगर हम इसे डिवाइड करें तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 2 6 7, n की वैल्यू आएगी 54.67।
अब एक बात सोचो, क्या कभी कोई टर्म पॉइंट में हो सकती है? हम ये तो कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। क्या हम कह सकते हैं कि ये एपी की 2.5 टर्म है? यानी कि 2.5 में तो हो ही नहीं सकती। एन की वैल्यू हमेशा एक क्या होगी, एक परफेक्ट नंबर होगी, कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी एन की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू कैसी आ रही है, डेसिमल की आ रही है। तो हम क्या, इसका आंसर क्या होगा, नो। ये -150 जो है ये इस एपी के अंदर लाई नहीं करता, क्योंकि एन की वैल्यू तो पॉइंट में आ रही है। डन। अगर एन की वैल्यू पॉइंट में ना आती तो हम कहते कि ये इस एपी के अंदर लाई करेगा, और अब नहीं आ रही तो हम कहेंगे ये इस एपी के अंदर लाई नहीं करेगा। डन। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 10th term is 38 and 15th term is 73। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है जो 11th टर्म है एपी की, यानी कि A11 किसके बराबर है, 38 के। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, A + 10D बराबर है 38 के, इक्वेशन नंबर 1। और हमें गिवन है A15th टर्म 73 के इक्वल है, यानी कि A + 14D बराबर है 73 के, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो A + 14D = में 73, माइनस माइनस माइनस, A - A 0, 10 - 14D -4D, और 38 - 73। क्वेश्चन में हमें गिवन था 16th टर्म। तो 16th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, A + 15D। तो यहां पे आएगा 5 और यहां पे आएगा -35। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और D की वैल्यू आएगी 35/5, यानी कि D की वैल्यू आ गई 7। अब क्या करें, हम पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो A + 10, D की वैल्यू है 7 = 38। तो A = 70 - 38। तो A की वैल्यू आई 32। तो हमें A की वैल्यू भी पता है और हमें D की वैल्यू भी पता है। अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछी है 31st टर्म। तो 31 किसके बराबर होगा, A + 30D के। तो A की वैल्यू हमें पता है 32 है, और 30, और D की वैल्यू हमें पता है 7 है। ये आएगा -32 + 210, और हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 178। तो 31st टर्म कितनी आ गई, 178। ये है हमारा आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 टर्म दे देंगे और एक थर्ड टर्म पूछेंगे आपसे कि वो कितनी होगी। तो उसे कैसे सॉल्व करना है, हमें nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है, और एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से क्या कर लेना है, A और D की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और फिर nth टर्म के फॉर्मूले से जो भी टर्म हमसे पूछी है उसकी वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, जिससे हमको सम ऑफ एपी का फॉर्मूला भी एकदम क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 5,45 एंड सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है फर्स्ट टर्म एपी की जो है 5, एपी की लास्ट टर्म जो है 45, सम ऑफ एपी गिवन है 400, और हमसे क्या पूछा गया है, एन की वैल्यू बताओ और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू बताओ। तो देखो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, क्या, जो मैंने अभी बताया, सम इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस ए एल। तो सम की वैल्यू कितनी है 400, n बाय 2, a की वैल्यू कितनी है 5 और al की वैल्यू है 45। तो 400 n बाय 2 ये हो गया 50। डन। तो 2 और ये हो गया 25।
तो n की वैल्यू आएगी 400/25। डन। तो हम इसे कैंसिल करते हैं सबसे पहले 5 पे, तो 80/5, और दोबारा से हम इसे 5 पे कैंसिल करें तो ये आंसर आएगा 16। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 16। पहला आंसर आ गया हमारा। अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है al का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस l, an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 d। तो a की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 5, प्लस n की वैल्यू अभी हमने निकाली 16 - 1, और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और an की जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है? 45। तो 45 - 5 = 15d। तो ये हो गया 40 = 15d। तो d की वैल्यू कितनी आई? 40/15, यानी कि 8/3। तो d की वैल्यू आई 8/3। डन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे अगर हमें फॉर्मूला लर्न है तो। डन। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर्मूला लर्न है तो हम इसे क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में सॉल्व कर सकते हैं। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में हमें गिवन है डी जो है 7, और 22nd टर्म है 149। हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। डन। तो देखो अगर हम a22 को कैसे लिख सकते हैं? a + 21d। तो a22 हमें गिवन है 149, a + 21 इंटू d की वैल्यू है 7, तो 149 = a + 7, और ये हुआ 14, 147 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 149 - 147, तो a की वैल्यू आ गई 2। डन। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a + n-1 इंटू d। n की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 22, तो 22/2 2a की वैल्यू है 2 इंटू 2 4 प्लस n-1 d 22 - 1 d की वैल्यू है 7। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 11, 4 + 21 इंटू 7, तो होगा ये 11, 4 + 147, 11 इंटू 151। तो हम इसे अगर मल्टीप्लाई करें 151 इंटू 11, तो 151 151, तो 1661। तो हमारा आंसर आएगा 1661। ये हुआ सम ऑफ 22 टर्म्स। डन। तो इसी के साथ आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।